हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3। इसमें अध्याय 3 में है संसदीय शासन व्यवस्था। तो इसका हम जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, वो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का। तो इसका कुछ अंश हमने पढ़ लिया है, जैसे संसद भवन के बारे में, इसके विकास और परिचय के बारे में, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई, संसद के बारे में हमने पढ़ा, झारखंड के लोकसभा क्षेत्रों के बारे में देखा, राष्ट्रपति के बारे में देखा और पढ़ा, राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा। तो अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था पार्ट 1 में। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ अंश बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करते हैं। तो संसद के 3 भाग हैं। पहला था राष्ट्रपति, दूसरा था राज्यसभा, जो हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा भाग है लोकसभा। लोकसभा विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से लोकसभा का गठन किया जाता है। तो जो विभिन्न देश के अलग अलग भागों को लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है, निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो उन जगहों से चुने हुए जो निर्वाचित सदस्य हैं वे ही लोकसभा का गठन करते हैं, लोकसभा का निर्माण करते हैं। गठन मतलब उसको बनाना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 552 निश्चित की गई थी। कितनी की गई थी? 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होनी चाहिए। देखिए यहाँ लोकसभा का जो कार्रवाई चल रहा है उसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस तरह से लोकसभा का दृश्य दिखता है। तो इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जो मूल संविधान था उसके अनुसार। लोकसभा चुनावों के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है। जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद संसदों की एक सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाया जाता है, ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या का पता चल सके कि कौन से राजनीतिक दल से कितने सदस्य चुन के आए हैं। सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दल को निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त करना होता है। और यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाने का इच्छुक है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे, मतलब उस राजनीतिक दल के जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनको बहुमत प्राप्त करना होगा। तो बहुमत प्राप्त करना क्या होता है कि उनको ये दिखाना होगा कि उनके जो राजनीतिक पार्टी है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या ज्यादा है। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इससे स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। तो जिस राजनीतिक दल के पास 272 सदस्य या उससे ज्यादा सदस्य हो जाएंगे तो वो जो राजनीतिक दल है बहुमत प्राप्त कर लेगा लोकसभा में। जो भी दल इस मानक आंकड़ा को छू लेता है तो उसे सरकार बनाने का मौका मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी राजनीतिक पार्टी 275 सदस्य अपना जुटा लेती है तो वही सरकार का गठन करती है, सरकार को बनाती है। शेष दल विपक्षी दल कहलाते हैं और जो बाकी रहते हैं, बचते हैं सदस्य, वो क्या होते हैं? विपक्षी दल। तो हर जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है? कुछ दल पक्षी दल होते हैं और कुछ विपक्षी दल होते हैं। तो विपक्षी दल का भी अपना महत्व होता है। वो सरकार के कामों की आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं। लोकसभा कार्यपालिका का चुनाव कराती है। तो लोकसभा क्या कराती? कार्यपालिका का चुनाव करती। पहले लोकसभा का गठन हो जाता है, उसके बाद कार्यपालिका का चुनाव होता है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? कानूनों को लागू करना। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जेहन में अक्सर यही
कार्यपालिका होती है। तो सरकार हम लोग जब बोलते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है कि कार्यपालिका, कार्यपालिका ही सरकार है, क्योंकि कानून को लागू करने का जो महत्वपूर्ण काम करता है वो कार्यपालिका ही करता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है और लोकसभा में जो सत्ता में आता है, जो बहुमत प्राप्त करता है, वैसे दल का जो मुखिया होता है वही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का जो सदस्य होते, संसद होते हैं, उनमें से ही मंत्रियों का चुनाव करता है संसद के लिए, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। और जो वो सारे लोग मिलकर जो प्रधानमंत्री अपने दल से जो मंत्रियों को बनाते हैं, और वे मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरकार से जुड़े सभी कार्यों को करते हैं, और सारे उनसे जुड़े फैसले हैं तो यही लोग मिलकर करते हैं। ये मंत्री अपने विभाग के प्रधान होते हैं, और सभी मंत्रियों का अपना अपना अलग अलग विभाग होता है, और ये जो विभाग, जितने भी विभाग होते हैं उसके हेड होते हैं ये सारे मंत्री। जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता तो कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाते हैं, और यह सरकार साझा मुद्दे पर कार्य करता है। तो जो मंत्री होते हैं वे अलग अलग विभाग के प्रधान होते हैं। तो मंत्रिमंडल में बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग, गृह विभाग, फिर और भी बहुत सारे हुए, रेल विभाग। तो इस तरह से सारे विभागों के अलग अलग हेड होते हैं यही मंत्री। और एक तो बहुमत दल का नेता ही मंत्री बनता है, लेकिन ऐसा भी कभी हो सकता है कि 200 जो ऊपर डाटा यहाँ दिया गया है 272 का, ये कंप्लीट नहीं कर पाए कोई एक पार्टी, कोई एक राजनीतिक पार्टी यदि ये चीज कंप्लीट ना कर पाए तो 2-3 राजनीतिक दल मिलाकर भी कभी कभी सरकार को बनाते हैं, और ये जो 272 का डाटा है 272 का उसको पूरा करते हैं। और ये जो सरकार बनता है अलग अलग पार्टी को मिलाकर, अलग अलग राजनीतिक पार्टी को मिलाकर ये संख्या पूरा करने के लिए, तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकार। और यह सरकार क्या करती है, साझा मुद्दों पर कार्य करती है। तो इसमें क्या होता है, सबका सहमति से कार्य होता है, अलग अलग पार्टियों का अपना अपना मत होता है, और ये गठबंधन सरकार बनाते हैं। अब है राज्यसभा एवं लोकसभा में विभिन्न राज्यों के सदस्यों की संख्या को दिया गया। यहाँ क्रम है और राज्य का नाम है, और यहाँ सदस्यों की संख्या। पहला में है राज्यसभा का, दूसरा में लोकसभा का। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 सदस्य की संख्या है और लोकसभा में 25। तो इतने सीट वहां निर्धारित किए गए हैं, और इन्हीं पर प्रतिनिधि खड़े होते हैं और जीतकर संसद में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2, असम में राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14, बिहार में राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, छत्तीसगढ़ में 5 और 11, गोवा में 1 और 2, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2, गुजरात में राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26, हरियाणा में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10। ठीक है, इसी तरह से दूसरे राज्यों का भी है, जैसे जम्मू कश्मीर का है राज्यसभा में 4, लोकसभा में 6, झारखंड का राज्यसभा में 6, लोकसभा में 14 सीट है, कर्नाटक का राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 28 सीट, केरल का राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट, मध्य प्रदेश का राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 29, महाराष्ट्र का 19 और 48 सीट, मणिपुर का राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2, मेघालय का राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2, मिजोरम का 1 और 1, नागालैंड का 1-1, उड़ीसा का राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21, पंजाब का राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 13, राजस्थान का राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25, सिक्किम का राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1। तो इस तरह से 23 राज्यों का दिखाया गया है लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों का। तो इसे आप याद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए नीचे कुछ दिए गए हैं। यहाँ देखिए 24 नंबर में दिखाया गया है तमिलनाडु में राज्यसभा में 18, लोकसभा में 39, तेलंगाना में 7 राज्यसभा में और लोकसभा में 17 सीट, त्रिपुरा में राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में 31 और लोकसभा में
80 सीट, उत्तराखंड में राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीट, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 42 सीट। और कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। और जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 7, पुदुचेरी में राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 1, और अन्य है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन द्वीप, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप, इसमें से प्रत्येक से 1-1 करके, मतलब टोटल हो गए राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 5। तो इस तरह से राज्यसभा में 245 और लोकसभा में 545 हो गए। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सभी राज्यों में अलग अलग है। यह संख्या उस राज्य की जो जनसंख्या है उसी के अनुपात में निर्धारित होती है। और राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी होता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन, लोकसभा है निम्न सदन। राज्यसभा अस्थायी है और लोकसभा क्या है? अस्थायी है। और लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज आप समझ गए। अब देखिए संसद का सदस्य। संसद में प्रत्येक पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय दलों के सदस्यों की संख्या भी बढ़ी है। जो क्षेत्रीय दल हैं, किसी राज्य के जो क्षेत्रीय सदस्य हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है, जो राजनीतिक दल हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे हैं। तो लोगों में क्या है? जागरूकता आई है और लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो निचले तबके के हैं वे भी राजनीति में भाग ले रहे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, जो आगे कम था। ऐसा देखा गया है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी जो देखा जाता है, जो प्रतिनिधि आते हैं लोकतंत्र के द्वारा समाज के से जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे पूरे तरह से समाज का आईना नहीं होते हैं और हर वर्ग से नहीं आ पाते हैं। स्पष्ट है कि हित और अनुभव अलग अलग होने की स्थिति में एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते हैं। और जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वे अपने समाज के लिए ही ज्यादा आवाज उठाते हैं। वे सभी समाज के लिए, सभी जातियों के लिए वही आवाज नहीं रखते हैं, उतना ज्यादा समर्पित नहीं होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें क्या की गई हैं? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सुरक्षित रखी गई है, ताकि हर तबके से कुछ दलित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग भी इसमें रिजर्व कोटा रहता है कि उन जगहों से वही प्रतिनिधि खड़े होंगे। तब बाध्यता रूप से उनको खड़ा होना होता है और वे संसद में चुनकर आते हैं वैसे प्रतिनिधि। और यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ये इनका जो प्रतिनिधित्व है वो कमता जाता। लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो जनजाति मतलब ST अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। कुछ सीटें आरक्षित की गई है ताकि उन जगहों से वैसे लोग ही, अनुसूचित जाति और जाति के लोग ही चुनकर आएं, ताकि इन चुनाव क्षेत्रों में केवल दलित और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते तथा संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो, ताकि उनके समाज का भी विकास हो सके, ST SC का भी विकास हो सके। जो आपने ऊपर झारखंड का मानचित्र देखा उसमें कुछ SC ST रिजर्वेशन निर्वाचित क्षेत्र भी देखे। ठीक है, तो उसको और एक बार देख लेंगे। तो उनमें उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकें, क्योंकि वे उसी वर्ग से आते हैं। तो उनके जो मुद्दे हैं उनको वो अच्छी तरह से परिचित होंगे और उनके लिए वे आवाज उठाएंगे। भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है।
तो ये क्या है, भारतीय जो संसद है उसमें महिलाओं का जो हिस्सेदारी था काफी कम था, लेकिन वर्तमान में उसकी संख्या लगभग 9% है। ठीक है, वो बढ़ी है। अतः संसद में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, ताकि महिला सदस्य भी आए, इसके लिए क्या किया गया, कुछ रिजर्वेशन बढ़ाया गया। तो उसके लिए 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। जैसे ST/SC के लिए आरक्षित किया गया, उसी तरह कुछ सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई। लगभग 33% महिला सीट आरक्षित है के लिए आरक्षित करने का सुझाव पेश किया गया है। इस मुद्दे पर बहस अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक क्या है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, वर्तमान कंडीशन, उसमें 9% ही भागीदारी महिलाओं की है। संसद सरकार पर नियंत्रण करती है तथा कानून बनाती है। संसद क्या करती है, सरकार का नियंत्रण करती है और कानूनों का निर्माण करती है। तो सरकार का नियंत्रण किस तरह से होता है वो देखते हैं। संसद का सत्र सामान्यतः साल में 3 बार आयोजित होता है। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मॉनसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। पहला है बजट सत्र, दूसरा मॉनसून और तीसरा शीतकालीन सत्र। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का से ज्यादा का अवकाश नहीं हो सकता। मतलब जो सत्र है 3 सत्र, तो इसमें 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं किया जा सकता। मतलब 6 महीने के अंदर ही दूसरा सत्र बुलाया जाना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर संसद की बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। सदन के सत्र के दौरान प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जो सदन का सत्र चलता है तो उसमें प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रश्न उठेंगे तभी जो मुद्दे हैं वो आएंगे, लोगों की समस्याएं आएंगी और उसका समाधान होगा। प्रश्नकाल में संसद सरकार के कामकाज के बारे में प्रश्न करते हैं। तो प्रश्नकाल में क्या होता है, जो संसद सरकार का कार्यकाल है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है। सरकार को उसका जवाब लिखित या मौखिक रूप से देना पड़ता है। ये जवाब जो होता है सरकार का वो लिखित होता है या फिर मौखिक होता है। इससे सरकार को भी संसद के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। और ये जो जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रश्न किया जाता है, इससे जो संसद है वो जानती है कि जनता की क्या राय है। लोकतंत्र में स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो विपक्षी दल होते हैं, एक तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही सरकार बनाते हैं, लेकिन जो जिनका बहुमत नहीं मिल पाता वे विपक्षी होते हैं। तो इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कि जो सरकार चल रही है वो सही तरीके से चले, क्योंकि गलतियां दिखाने वाले लोग होंगे तभी तो आप सही तरीके से चलेंगे। और यदि कोई गलतियां ही ना दिखाए तो आपको हर चीज सही लगेगी और अपनी मनमर्जी से चलेंगे। तो इसी तरह विपक्षी का भी बहुत महत्व है और वही सरकार की गलतियों को उजागर करती हैं, उनकी समीक्षा करती हैं, उनकी आलोचना करती हैं और सही राह भी दिखाती हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो वित्त से संबंधित सभी मामलों में सरकार को संसद की मंजूरी आवश्यकता होती है। तो पैसे, वित्त मतलब पैसे से संबंधित जितनी भी मामले हैं उसमें सरकार को संसद की मंजूरी लेना आवश्यक है। इस प्रकार संसद सरकार को नियंत्रित करती है और ये प्रत्येक जितने पैसा संबंधित, आर्थिक जितने वित्त संबंधित निर्णय होते हैं वो संसद के स्वीकृति के बाद ही सरकार कर सकती है। तो इस तरह से सरकार के संसद क्या करती है, सरकार का नियंत्रण करती है, उनको अपने हाथ में नियंत्रित रखती है ताकि सरकार किसी गलत कार्य को ना करे। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में संसद की भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। तो जनप्रतिनिधि के रूप में संसद जो निर्माण होता है उसमें संसद को नियंत्रित करने का, निर्देशित करने का और सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार संसद को होता है तथा यह भारतीय संसद का एक प्रमुख आयाम है। भारतीय जो संसद है इसका प्रमुख आयाम है कि संसद के द्वारा सरकार को नियंत्रित करना, उनको निर्देश देना और उनको सूचित करना। अब है कानून। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो किसी भी विषय पर कानून, चाहे कोई कानून को संशोधन करना है तो ये काम कौन करता है, यही संसद करता है।
वह इस काम को संविधान के दायरे में करती है और संविधान का जो दायरा है उसी दायरे में रहकर ही वो कानूनों का निर्माण करती है और उसका संशोधन करती है। ये कानून सभी पर लागू होते हैं। कानून क्या अर्थ है? कानून का अर्थ है नियम। संविधान सभा में इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो संसद में इस बात को पता था कि कोई भी जब स्वतंत्र भारत हो जाएगा, इसमें सरकार का गठन होगा, तो सरकार अपना मनमर्जी ना कर सके, इसलिए संविधान के द्वारा जो कानून बनाने के लिए काफी सारे नियमों को दिया गया है कि इस तरह से नियंत्रण किया जाएगा जिससे कोई अपनी मनमर्जी ना कर सके। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान को जोड़ा है संविधान में, ताकि सरकार मनमर्जी ना कर सके। उसके लिए कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो उसमें ऐसे कई प्रावधान जोड़े हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नजर में बराबर हैं। तो भारत के जितने भी नागरिक हैं वो कानून की नजर में बराबर हैं। जो नियम अमीर के लिए है वही नियम गरीब के लिए। एक अपराध के लिए अमीर को जो सजा मिलेगी, गरीब को भी वही सजा मिलेगी। मतलब कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। तो इसमें जाति के आधार पर या फिर स्त्री पुरुष है या फिर अमीर गरीब है, तो इसके आधार पर जो हमारा कानून है किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। तो कोई भी कानून बने तो देश के सभी नागरिकों पर वो समान रूप से लागू होगा, सबके लिए समान कानून होगा। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। और कानून क्या है? कानून सबके लिए है, कानून के लिए सभी समान है, लेकिन कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अलग कानून नहीं है। चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या फिर धनसेठ हो, चाहे वो सरकार का कोई अधिकारी हो या फिर बहुत अमीर आदमी हो, सबके लिए कानून समान है। और कोई कानून पर अपना कब्जा नहीं कर सकता, अपना हुक्म नहीं चला सकता। और जहां तक कि कोई जनप्रतिनिधि ही क्यों ना हो, चाहे कोई जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही क्यों ना हो, किसी के लिए कानून नहीं बदलेगा। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है और जो सबके लिए समान है। यदि किसी कानून पर टकराव या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई कानून के लिए यदि मतभेद होता है कि हाँ ये कानून सही नहीं है, तब इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि आपको लगेगा कि कोई कानून गलत है, तो एक बड़े समुदाय को यदि लगेगा कि ये कानून गलत है, तो उसके लिए अदालत के या फिर कोर्ट के शरण में जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि यह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। और यदि कोर्ट में आप जाएंगे किसी कानून के विरोध में, तो कानून यदि कोर्ट यह ऑर्डर देगी कि ये संविधान के विरुद्ध है या फिर ये कानून सही नहीं है, तो वो इसमें संशोधन कर सकती है और उस कानून को वो खत्म भी कर सकती है, रद्द भी कर सकती है। नागरिकों की भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। और सिर्फ जनप्रतिनिधियों को चुन दिया तो फिर जनता का काम खत्म हो गया, नागरिक का काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसके बाद वे अखबार तथा अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नजर रखते हैं कि हमारा संसद क्या कर रहा है। और उसके बाद जो जनता है वो इस बात पर नजर रखती है कि जो संसद हमने चुनकर भेजा है, प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, वो संसद में सही रूप से काम कर रहे हैं कि नहीं। और इसके लिए वो नजर कैसे रखते हैं? अखबारों से, टीवी से और जो दूसरे संचार के माध्यम है, इंटरनेट से। तो इसके द्वारा वो सरकार पर नजर रखते हैं कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं। और सही से काम नहीं करने पर उनकी आलोचना भी होती है। तो वो आलोचना सार्वजनिक रूप से हो सकती है, टीवी चैनलों के माध्यम से हो सकती है। तो ये
इस तरह से जो जनता का कार्य है वो आगे भी बना रहेगा। सिर्फ वोट दे दिए, लोग चुन के चले गए, सरकार बन गए तो आपका काम खत्म नहीं हुआ। तो आप उन पर नजर रखिए, और नजर रखिए यदि वो सरकार अच्छे से काम नहीं करती है तो 5 साल बाद फिर आप उस प्रतिनिधि को चुनाव में मत जिताइए, अब फिर नए लोगों को मौका दीजिए जो उसके लिए उचित है। तो इस तरह से आप सरकार को खत्म भी कर सकते हैं, सरकार को बदल भी कर सकते हैं। लोकतंत्र में लोगों की जितनी भागीदारी होगी उतने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। और लोग जितने जागरूक होंगे, जितने राजनीति से जुड़ेंगे और सरकार को नजर रखेंगे और सही सरकार को चुनेंगे तो क्या होगा, हमारा संसद भी अच्छे ढंग से कार्य करेगा और हमारा देश भी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आप पाठ को समझ गए होंगे, इसको रिपीट करके पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बोलेंगे। अब देखिए यहाँ जानने योग्य कुछ शब्द हैं। संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री, शीतकालीन सत्र विंटर सेशन, अभिभाषण एड्रेस, मनोनीत नॉमिनेटेड, बजट सत्र बजट सेशन, विधेयक बिल। तो ये शब्द ऊपर आए हैं चैप्टर में, इसको आप कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। और आप पढ़ाई करते रहिए, यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे जरूर कहेंगे। और इसका जो पार्ट 1 है उसको भी आप देख लेंगे, इस अध्याय का जो पार्ट 1 है उसको आप देख लेंगे, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और यदि आपका कोई पिछला चैप्टर छूटा है या फिर आने वाले चैप्टर आपको प्राप्त करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।